चर्चा करें तो ऐसे में लगभग सबको क्लियर होते हैं, वहां पे दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब प्रश्नों के लेवल पे थोड़ा सा जाइए या अंदर तहते जाइए तो थोड़ा सा कंफ्यूजन सा होता है। जैसे कुछ ऐसे नाम है जिनकी चर्चा अगर करें तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सामान्य प्रश्न अगर पूछा जाए, चाहे वो फिक्स ज्वाइंट की चर्चा हो, चाहे स्लाइटली मूवेबल की चर्चा हो, या फिर मूवेबल की चर्चा हो, तो ऐसे में सामान्य प्रश्न जो आते हैं वो तो समझ में आ जाते हैं। लेकिन जब एक एक ज्वाइंट्स के अंदर जाके प्रश्न पूछे जाते हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है। जैसे कल हमने एक चर्चा की थी कि जब स्टर्नो उनकी क्या स्टर्नम की चर्चा क्लेविकल की चर्चा जब स्टर्नम से होती है तो समझ में आता है कि यहाँ पे कौन सा ज्वाइंट है। लेकिन अगर वहीं पे दूसरा प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो एक क्लेविकल है जब घूमती है और वो हमारी फर्स्ट रिब से जुड़ती है तो वहां कौन सा ज्वाइंट होगा, ऐसे में तब कंफ्यूजन सा बन जाता है। अगर चर्चा हो ये कलाई है, कलाई में ऐसे में सब जानते हैं कि यहाँ पे क्या बैठा है, हिंज ज्वाइंट है। जब इसको ऊपर नीचे इस तरीके से करते हैं तो हिंज ज्वाइंट बनता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा प्रश्न अलग होता है और जब हम जाते हैं कि जब हाथों को इस तरीके से करते हैं और हाथों को इस तरीके से रोटेट करते हैं या ऊपर नीचे जब करते हैं तो यहाँ पे कौन सी ज्वाइंट देखी जा सकती है। या इसी को जब हम पैरों पे ले जाते हैं, जो हमारा पैर होता है, अगर पैर को देखें तो जहां पे रेडियस और सॉरी फिबुला और जो टिबिया है वो नीचे जहां पे हमारा एंकल है वहां पे जो ज्वाइंट बना रहा है वहां पे कौन सी संधि होगी। तो ऐसे में सामान्य प्रश्न तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन जब विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं कई एग्जाम में तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो थोड़ा सा कोशिश की जाएगी, थोड़ा सा अंदर चल के प्रश्नों को पढ़ेंगे, क्योंकि इस समय जो प्रश्न आ रहे हैं थोड़ा सा लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, तो वहां से कोई दिक्कत ताकि ना हो। ठीक है बेटा, क्लास को शुरू की जाए। और जहां पे कल मैंने क्लास को ब्रेक किया था वहीं से क्लास को ओपन करता हूँ। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बताइएगा। चर्चा हो रही थी बेटा ज्वाइंट्स की, और ज्वाइंट्स में हम लोगों ने जहां तक देख लिया था उसी की आगे चर्चा होगी, या तो कह लो कि शुरुआत से ही चर्चा कर देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोगों ने कल पढ़ा ही नहीं था, थोड़ा सा चर्चा ही की थी। थोड़ी चर्चा के बाद हमने क्लास को ब्रेक कर दिया था। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जो फिक्स ज्वाइंट वगैरह से पूछे जाते हैं, तो वहां से भी दिक्कत होती है। हेलो, नमस्ते भैया। नमस्ते। आपको पहले दिखा रहा भैया हमारा किस नाम से है? कन्हैया नाम से। कन्हैया जी, एक मिनट ऐसे रुके रहिएगा। एक मिनट, एक मिनट। कन्हैया कुमार, हाँ कन्हैया है। ठीक है कन्हैया जी, हो गया, देख लीजिए। चलिए ठीक है बेटा, तो शुरू करता हूं। और जहां भी कंफ्यूजन होगा या फिर आपको लगेगा कि थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो वहां पूछने आप बिल्कुल पूछेगा। ऐसे में कल हमने सामान्य चर्चा की थी ज्वाइंट्स की, तो आज वहीं से आगे बढ़ाता हूं ताकि पूरा सिलेबस जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए और उन प्रश्नों पे ज्यादा चर्चा होगी जो थोड़ा सा आने की संभावना जिनकी ज्यादा होती है। ठीक है, ऐसे में टॉपिक अपना था बेटा कौन सा? ज्वाइंट। ज्वाइंट, जोड़ या संधि, जहां पे एक या सॉरी दो या दो से अधिक अस्थियां मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा? ज्वाइंट्स बोलते हैं। ऐसे में सामान्य प्रश्नों की तरफ एक प्रश्न तो बिल्कुल आसान सा पूछ लिया जाता है कि जोड़ों का अध्ययन क्या है। सबसे पहला प्रश्न आता है बेटा जोड़ों का अध्ययन। और एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है कि जोड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो बेटा क्या बोलते हैं? अर्थरोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अर्थरोलॉजी। अर्थरोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या बेटा? ये जोड़ों का अध्ययन है। अब अगर चर्चा हो बेटा की ज्वाइंट्स की, तो कल मैंने सामान्य चर्चा की थी, लगभग सबको पता हो गया। और आज रिवीजन के तौर पे आप स्टार्ट करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे ताकि कंफ्यूजन आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ठीक है, हमने कल सामान्य चर्चा कर दी थी, एक बार दिखा दिया था ताकि कल आप जब दोबारा मिले तो अच्छे से टॉपिक भी कवर हो जाए और सारे प्रश्न भी आपके क्लियर होते चले जाए। अगर बात हो बेटा किसकी, हमारे ज्वाइंट्स की, तो हमने कहा था ज्वाइंट्स 3 प्रकार के होते हैं। और ऐसे में
प्रथम द्वितीय और तृतीय की चर्चा हो कि प्रथम कौन सा, द्वितीय कौन सा, तृतीय कौन सा है, या इनके उपनाम कौन से है, तो बिल्कुल अलग अलग है। ऐसे हमने सबसे पहले बेटा अचल जोड़ की चर्चा की थी। नंबर 1 पे अचल, अचल जोड़ मतलब जो चलायमान ना हो वो क्या बेटा अचल हो। इसी को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, फिक्स ज्वाइंट भी बोल सकते हैं। फिक्स ज्वाइंट भी इसी को बोल सकते हैं। अगर यह चल नहीं है तो इसका मतलब कि मूवेबल नहीं है। मूवेबल नहीं है तो इंग्लिश में क्या बेटा इमूवेबल बोलते हैं। तो इसको इमूवेबल भी बोल सकते हैं। और हमने कल चर्चा एक और की थी कि क्योंकि जो चलायमान गति नहीं है, ऐसे में चाहे साइड के अनुसार देखा था या फिर चाहे एम्फियोर्थोसिस और डायर्थोसिस की जो चर्चा कल हमने की थी, उसी के माध्यम से हमने जो साइनोर्थोसिस है उसकी चर्चा की थी। तो यहाँ पे इसका तीसरा नाम क्या बेटा, साइनोर्थोसिस भी कह सकते हो। तो चाहे इसको बेटा अचल जोड़ बोले, चाहे फिक्स ज्वाइंट बोले, चाहे इमूवेबल बोले, चाहे साइनोर्थोसिस बोले, चाहे तो इसी को हम क्या फाइब्रस भी बोल सकते हैं। FIBROUS, फाइब्रस ज्वाइंट, क्योंकि फाइबर से ये जुड़े होते हैं, फाइब्रस ज्वाइंट्स पे लगे होते हैं, इसलिए इनको फाइब्रस ज्वाइंट भी कह सकते हैं। तो इतने नाम है इनके, इतने नाम है। चाहे इनको अचल बोले, चाहे इनको फिक्स बोले, चाहे इमूवेबल बोले, चाहे साइनोर्थोसिस बोले, चाहे फाइब्रस बोले, सब इन्हीं के नाम है। अब दूसरी अगर चर्चा करें बेटा किसकी, चल संधि की, सॉरी, अब अगर ये कैसी थी, अचल थी, तो एक ऐसी भी संधि होती जो थोड़ा सा चलायमान होती है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे कह सकते हैं आप, अगर अचल है तो वह थोड़ा सा चलायमान या अर्धचल कह सकते हैं। क्या, अर्धचल। ये हमारी अर्धचल हो गई। अर्धचल की बात करें बेटा तो ऐसे पूरी तरह के तरीके से चलायमान नहीं है। इसका मतलब कैसे बेटा, स्लाइटली मूवेबल है। कैसे है, स्लाइटली मूवेबल है। मतलब थोड़ा सा गतिमान है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। इसे सेमी मूवेबल भी बोल सकते हैं। मतलब कि इन दोनों के बीच का जो है, ना तो अचल है ना तो सचल है, बीच का है, इसलिए सेमी है। ठीक है बेटा। तो 3 नाम हुए। चौथा नाम इसको क्या बोल सकते हैं, क्योंकि इसको साइनोर्थोसिस बोले हैं, तो इसको बेटा एम्फियोर्थोसिस। हमने कल अंपायर से चर्चा की थी कि अंपायर क्या करता, थोड़ा सा गति करता है। तो अंपायर से एम्फियो की चर्चा की थी कि एम्फियोर्थोसिस जो है, यहाँ पे उसको हम क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको दिक्कत नहीं होगी याद करने के लिए। इस तरीके से चर्चा हमने की थी। तो इसको चाहे अर्धचल बोले, चाहे स्लाइटली मूवेबल बोले, चाहे सेमी मूवेबल बोले, चाहे एम्फियोर्थोसिस बोले, या अगर इसको फाइब्रस आपने कहा है, इसको फाइब्रस, फाइबर के नाम से जाना है, तो हमने कहा था क्योंकि इन संधियों के बीच में कार्टिलेज लगा होता है, इसलिए इसे कार्टिलेजिनस भी बोल सकते हैं। इतने नाम इनके भी हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसके भी 5 नाम है, इनके भी 5 नाम है। अब वो किस नाम से बुलाए जा रहे हैं, आपको ये ध्यान देने की जरूरत है। अब ऐसे में अगर ये हो गया बेटा अचल, तो इसको चल या सचल भी कह सकते हैं। चाहे इसको चल संधि कहें आप, चाहे इसको सचल बोले। ये दोनों हिंदी रूपांतरण है, बाकी कोई दिक्कत है, बाकी सब एक जैसे हैं। अगर यह इमूवेबल है तो इसका मतलब है मूवेबल है। कैसी है, मूवेबल है।
मूव करेगी, ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कतें होगी। अब ऐसे में अगर इसको साइनोऑर्थोसिस, इसको एम्फियोऑर्थोसिस बोले हैं, तो हमने कहा था इसको डाईऑर्थोसिस के नाम से जान सकते हैं, तो इसको डाईऑर्थोसिस, इसको डायर्थोसिस बोल सकते हैं, डायर्थोसिस बोल सकते हैं। अगर हमने कहा था ये फाइबर से जुड़ी है इसलिए सचल है, क्योंकि ये हिल डुल नहीं सकती है। ये कार्टिलेज है, कार्टिलेज थोड़ा सा चलायमान होता है तो कार्टिलेजिनस हो गया था। ये पूरी तरीके से चलायमान है इसलिए साइनोवियल है। ये या इसी को अगर सचल हिंदी हटा देते तो इंग्लिश में लिखते तो फ्रीली मूवेबल बोलते हैं। ये सबके 5-5 नाम हैं। किसी भी संधि से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आपको सिर्फ थोड़ा सा देखने की जरूरत होगी बस। तो पहला प्रश्न आपका क्लियर हुआ कि ज्वाइंट बना किससे होता है बेटा, तो दो या दो से अधिक अस्थियां जहां पे मिलती हैं वो ज्वाइंट है या संधि है। ज्वाइंट्स के अध्ययन को क्या कहेंगे, अर्थोलॉजी बोलेंगे। ज्वाइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो ज्वाइंट्स 3 प्रकार के होते हैं। तीनों के अलग अलग नाम है, कल इन नामों का डिस्क्रिप्शन भी हमने किया था, तो शायद आपको ज्यादा दिक्कत यहाँ पे होने वाली नहीं है। अब हमको इन संधियों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है कि कौन कौन सी संधि कहाँ कहाँ पे हमको मिलेगी। तो ऐसे में सबसे पहले हम क्योंकि सचल की चर्चा कर रहे हैं, मतलब जो बिल्कुल फिक्स ज्वाइंट है, तो थोड़ा सा फिक्स ज्वाइंट पे चर्चा हो जाए तो कंफ्यूजन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। किस पे बेटा, फिक्स ज्वाइंट पे। अगर बेटा फिक्स ज्वाइंट की चर्चा हो तो ऐसे ज्वाइंट्स, हमने कहा इसको चाहे फाइब्रस बोले, चाहे साइनोऑर्थोसिस बोले, चाहे इमूवेबल बोले, चाहे फिक्स बोले, सब एक ही बात है। यहाँ पे ज्वाइंट्स तो होगा लेकिन उनके बीच गति बिल्कुल नहीं होगी, मतलब एक तरीके से फिक्स होगा। तो ऐसे में हमने चर्चा की कि यहाँ का अगर उदाहरण देखा जाएगा कि जो सचल होती है वो कहाँ कहाँ हमारे शरीर में देखी जा सकती है, तो इसको देखे बेटा कि कहाँ कहाँ पे हमको देखने को मिल सकती है। एक ग्राफ हम लोग ऐसे बना लेते हैं। 3 चीजें इसमें देखते हैं, 3 जगह देखते हैं, 3 जगह स्पेशल इसको आप आसानी से देख सकते हैं। बाकी बॉडी में कहीं और होगी तो हम चर्चा कर लेंगे। एक चर्चा करें बेटा तो सबसे पहली खोपड़ी में, खोपड़ी में। और खोपड़ी में जो होती है अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन सभी के बीच में सूचर नामक ज्वाइंट पाया जाता है। कैसा बेटा, सूचर। सूचर का मतलब है, अगर आप जानते हैं कि जो अपर बोन है या खोपड़ी में 8 हड्डियां हैं, तो 8 हड्डियों में जो ऊपर का सिरा है, कुल मिला के अगर ऐसे हम अगर इस तरीके से हम बना दिए हैं तो ये कितनी बेटा, कुल 8 हड्डियों का एक ढांचा है जिसके अंदर ब्रेन वगैरह हमारा सुरक्षित रहता है। ब्रेन को मैंने पीछे पढ़ाया है, आप जाके पढ़ेंगे। तो यह आपकी फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर है जो प्रोटेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। और अगर यह डैमेज कहीं पे हो जाए तो सीधा कहाँ पे चोट लगती है, हमारी जो इसकी 3 मेम्ब्रेन होती है, चाहे वो पायामीटर हो, चाहे आर्केनाइड हो, चाहे आपकी कौन कौन सी है भाई, चाहे ड्यूरामीटर हो, चाहे आर्केनाइड हो, चाहे पायामीटर हो। 3 लेयर इसके नीचे होती है और इसके नीचे ऐसे 3 लेयर यहाँ बनी, एक, दूसरी, तीसरी, 3 लेयर यहाँ बनी है। ऊपर का हिस्सा अगर देखिए बेटा ये वाला, तो ये कुल मिला के 6 हड्डियों का एक ढांचा है। और ढांचे में देखें तो एक हड्डी आगे की तरफ ऐसे है जो फ्रंट है, जिसे फ्रंटल बोन बोलते हैं। एक पीछे की तरफ यहाँ पे है जिसे पीछे वाला पार्ट बनाता है, इसे ओशिपिटल बोलते हैं। ये क्या बेटा, ओशिपिटल है। और ये क्या है, ये फ्रंटल बोन है। संख्या में एक है, संख्या में एक है। इसके बाद आप आएंगे
जब खोपड़ी के ऊपर वाले हिस्से में चलेंगे तो आपको पेरिएंटल मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? पेरिएंटल। और पेरिएंटल के नीचे अगर आएंगे तो एक बोन मिलेगी, उसको क्या बोलते हैं भाई? जो नीचे वाली बोन है, एक तो पेरिएंटल हो गई, दूसरी कौन सी है? अरे टेम्पोरल। टेम्पोरल, जो कान के नजदीक है। अगर हमारा कान यहाँ पे है, कान यहाँ पे है, तो एक अस्थि आप देख पाएंगे, जैसे अगर ये बीच की मांग होती, ऐसे मांग होती, तो एक हड्डी यहाँ से ऐसे सीधा यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे। जो क्या बेटा? जो पेरिएंटल है। ये कौन सी है? पेरिएंटल। एक पेरिएंटल है, तो एक पेरिएंटल इसके पीछे, मांग अगर ये होगी तो मांग के पीछे, तो मतलब संख्या में दो ये हो गई, और दो आपकी ये टेम्पोरल है। ये इनकी भी दो, एक इस कान की तरफ, एक उस कान की तरफ, तो दो ये हो गए। तो दो दो चार, एक पांच, एक छह, 8 हड्डियां होती, 2 हड्डियां, एक स्फेनाइड और एक इथेमाइड, जो हमारी खोपड़ी के अंदर है। तो ऐसे में आप जो पढ़ रहे हैं सूचर ज्वाइंट, ये सूचर ज्वाइंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जितनी भी यहाँ पे अस्थियां हैं, उन सब के बीच में ऐसे ऐसे टाके जैसी संरचना होती है, जिनके माध्यम से ये क्या है, पूरी तरीके से फिक्स होती है ये। इसीलिए इस ज्वाइंट को सूचर ज्वाइंट कहते हैं। सूचर मतलब सूचर से जुड़ी है, खोपड़ी में पाई जाती है। कौन सी ज्वाइंट है बेटा? फिक्स है, या इमोबल है, या साइनर्थोसिस है, या फाइब्रस है। इनको किसी भी नाम से जान सकते हैं। एक तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अगर अब दूसरी चर्चा करें, इसीलिए जब चोट लगती बेटा, तो पहले ये टूटता फूटता है, इसके बाद अगर दिक्कत होगी तो हमारी जो ये 3 लेयर है, इन 3 लेयरों पे झटका लगेगा। और 3 लेयरों के बीच में भी आपने पढ़ा होगा, इस लास्ट वाली लेयर और इसके बीच में, मतलब ड्यूरामीटर के बाद अगर आर्केनाइड और पायामीटर पे आए, आर्केनाइड और पायामीटर आए, तो इसके बीच में एक फ्लूइड बना है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यस यफ, यस यफ, सेरेब्रो, यस सॉरी, सेरेब्रो, सॉरी, सीएसएफ बोलते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सीएसएफ, सीएसएफ फ्लूइड होता है, मतलब एक द्रव्य होता है जो झटके को रोकता है, ताकि चोट अंदर तक न पड़े। इसके बाद ब्रेन आता है, यहां ब्रेन है। तो कितना सुरक्षित रखा गया, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रेन में अगर चोट लगती है तो यहाँ पे क्या बेटा? न्यूरॉन है, न्यूरॉन सेल है। और न्यूरॉन सेल अगर डैमेज होती है तो उनको रिपेयर करने का कोई माध्यम नहीं है। मतलब अगर ये डैमेज हो गई तो इसका मतलब व्यक्ति कोमा में गया या कोई विसंगति हुई, तो ऐसे में उसका डेड होना तय है, या जिंदा भी रहा तो उसका जीना मुश्किल है। इसलिए बेटा इनको सुरक्षित रखा जाता है और हम हेलमेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो खोपड़ी में एक तो मिल गई बेटा, कौन सी हमारी? सूचर। एक दूसरी भी ज्वाइंट यहाँ पे है, जो सचल के रूप में या फिक्स ज्वाइंट के रूप में जानी जाती है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। ऐसे में बेटा पैरों का जो तलवा होता है ना, पैर का टखना, ऐसे लिखो, टखना, पैर के टखने में है। और पैर के टखने में है कौन सी बेटा? उसे टिबिया और फिबुला जहां जुड़ता है, उसे बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं? इंफीरियर टिबियो फिबुला। इंफीरियर टिबियो फिबुला, मतलब टिबिया और फिबुला जहां नीचे जाके जुड़ती है, वहां का ज्वाइंट। अगर इसकी मैं चर्चा करूं या बताने का प्रयास करूं कहां पे है, ऐसे में इस ज्वाइंट को एक नाम इसका, साइंस की भाषा में इसको जानते हैं, इसको बोलते हैं क्या नाम है भाई इसका? सैंडेस्मोसिस। सैंडेस्मोसिस ज्वाइंट बोलते हैं इसको, सैंडेस्मोसिस। सैंडेस्मोसिस ज्वाइंट, ये कहा बेटा? ये हमारे इंफीरियर टिबिया और फिबुला के बीच पाया जाता है। और टिबिया और फिबुला है कैसे? देखिए यहां मैं बनाता हूं इसका डायग्राम। आप देखे होंगे, ये आपका पटेला है, पटेले के बाद यहां से आगे की तरफ से
ये आपकी टिबिया आती है, फिबुला इसी के बाहर से आती है। अगर फिबुला को आप देखें तो फिबुला निकलती यहां से है, लेकिन लास्ट में आके जुड़ती यहां से है, ऐसे, और ये ऐसे जुड़ी रहती है यहाँ पे। इसके बाद यहां से हमारे एंकल का पार्ट स्टार्ट होता है। वो जो छोटी छोटी ल्यूनेट्स, मतलब कह लो कि जो छोटी छोटी बोन्स है, उनकी संख्या कितनी टोटल है? 7 है। 1 2 3 4, एक पूरी 5 6 और 7, ऐसे करिए। इसके बाद यही के आगे से ये आपकी जो 5 अस्थियां हैं, जिसे आप ये क्या है? ये टार्सल है। और ये क्या है? ये मेटाटार्सल है। मेटाटार्सल है। यहाँ पे 7 बोन है आपकी, यहाँ पे 5 बोन है आपकी। लेकिन आपको यहाँ जानना क्या है? यहाँ जानना क्या बेटा? यहाँ पे इस जॉइंट के बारे में जानना, ये वाला, इसी को बोलते हैं बेटा सेंडेस्मोसिस जॉइंट। ये वाला जो जॉइंट है यहाँ पे, ये आपकी टिबिया ऊपर से आ रही है, बड़ी मोटी वाली। फिबुला बहुत पतली और सबसे कमजोर अस्थि के रूप में इसे भी जाना जाता है। ये यहाँ से निकलती है और सीधा आकर के आगे से, साइड से आकर के ऐसे घुटने, मतलब जो एंकल होता है उस एंकल के बगल में से जुड़ जाती है। ये अभी फिक्स मानी जाती है। कैसी जॉइंट में? ये फिक्स जॉइंट में है। बाबू नहीं बच्चा। ये फिक्स जॉइंट है बेटा। तो आप लिखेंगे सैंडसमोसिस जॉइंट, या अगर हड्डियों के नाम पे देखें तो इसे इंटीरियर, मतलब नीचे टीबियो फ्यूला, क्योंकि ऊपर भी है लेकिन नीचे वाला जो है वो जॉइंट फिक्स होता है। इसे टीबियो फ्यूला या सैंडसमोसिस जॉइंट भी कहते हैं। ये समझ में आया कि नहीं? एक ये वाला, दूसरा ये वाला। हेलो, जॉइंट के नाम भी तो हो गए ना कुछ? क्या बेटा? फिर से बोल दो। जैसे सर ये पेरिटल हो गया, टेम्पोरल के जो जोड़ मिलते हैं आपस हाँ में, हाँ हाँ, उनके कुछ नाम होते हैं। उनके उनके नाम है, लेकिन देखो वहां से आपका बहुत मिलना देना नहीं है। अगर उतना अंदर जाएंगे ना तो कंफ्यूजन भी पैदा होगा और आप सिलेबस से बाहर भी चले जाएंगे, सही बताएं तो। ओके यहाँ का ज्वाइंट ऐसे में देखिए, ऐसे में तो अलग अलग बनता जाएगा, क्योंकि ये जो अलग अलग ज्वाइंट बन रहे हैं ना, सूचर तो मेन वाला है कि कौन कौन किसको जोड़ रहा है। ऐसे सूचर सभी है, लेकिन सबके अलग अलग नाम है। जैसे पेरिएंटल के साथ जो टेम्पोरल जुड़ रही है उसका अलग नाम है, ऐसे में टेम्पोरल टू पेरिएंटल का अलग नाम है, ऐसे में फ्रंटल टू टेम्पोरल का अलग नाम है, लेकिन लास्ट में सब सूचर ही है। इसलिए प्रश्न जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है खोपड़ी में कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है। आपके लेवल का प्रश्न यही है। अब समझ में आया कि नहीं? बाकी उतना जी अंदर सर। हम जाएंगे ना तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज ही होंगे और उसका कोई मतलब भी नहीं। देखिए, पढ़िए उतना जो आपके सिलेबस में हो। अगर हम बहुत इसको मेडिकल की तरह पढ़ाना चालू कर देंगे ना तो फिर ओवरलैप जैसे होता है ना, वो स्थिति आने लगेगी। बताने का तो बताता चलूं कि यहाँ अलग यहाँ अलग, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ सूचर से मतलब है और फिक्स ज्वाइंट को दिखाना था, मैंने दिखा दिया। ठीक है बेटा, यहाँ हमें सिर्फ ज्वाइंट्स को देखना है कि यह स्थिति कहाँ कहाँ पे देखी जा सकती है। आगे बढ़े बेटा, चलिए। एक हमारा जी सर। ये था, दूसरा हमारा ये था। अब तीसरे पे आते हैं। अगर तीसरी चर्चा करें बेटा तो तीसरी चर्चा हम देख सकते हैं अपने दांतों के जबड़ों को। जो दांत का जबड़ा होता है, आपने देखा होगा कि जो हमारे टीथ के रूट्स होते हैं, मतलब जो हमारे टीथ है, दांत है, उसके जो 3 भाग हैं, उन तीनों भागों में जो अंतिम भाग है या कह लो लास्ट लेयर है या लास्ट पार्ट है, वो कहाँ पे है बेटा? वो हमारे दांतों में जाकर के फिक्स है। उसे भी फिक्स ज्वाइंट के रूप में देखा जा सकता है। उसे पेग सॉकेट ज्वाइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थोड़ा ऊपर बनाऊंगा इसको यहाँ पे ताकि दिखे। कम्फोसिस जॉइंट। हाँ, कंफोसिस वही है। उसके कई नाम है। जो कंफोसिस है बेटा, गैम्फोसिस बोलते हैं कुल मिला के। जी से है, साइलेंट होता है, उसी को कंफोसिस या जेम्फोसिस के नाम से जाना जाता है। तो जो कंफोसिस की चर्चा हो रही है, या कुल मिला के क्या बेटा, जी वाई है, सॉरी।
ठीक है। गम, गम का मतलब दांतों का जो जबड़ा है वहां पे जो स्थिति उसे गम के रूप में जाना जाता है। तो वही गैम्फोसिस, ये क्या है बेटा, ये गैम्फोसिस ज्वाइंट अगर पूछा गया कभी आपसे प्रश्न से कि गैम्फोसिस जो ज्वाइंट है वो किस प्रकार के ज्वाइंट में आता है, तो यह भी फिक्स ज्वाइंट का एक उदाहरण है। अब इसके देखिए उपनामों की चर्चा करते हैं। जो गैम्फोसिस है इधर उपनाम की चर्चा इसके करें तो, एक मिनट इसको थोड़ा सा अलग बनाएंगे नहीं तो उसे मिल जा रहा है। ये बड़ा गैम्फोसिस ज्वाइंट, जो ये ज्वाइंट है बेटा इसी को पेग एंड सॉकेट भी बोलते हैं। क्या, पेग एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये इसे पेग एंड सॉकेट ज्वाइंट भी बोल सकते हैं। और ये है कहाँ पे, यह दांतों का जो जबड़ा है बेटा उस जबड़े में फिक्स होने वाले जो दांत है वहां की है। तो ये जबड़े में दांतों का फिक्स होना, तो चाहे बेटा चाहे स्कल की बात हो, खोपड़ी की बात हो, चाहे सूचर की चर्चा करें, चाहे सिंडोमोसिस ज्वाइंट की चर्चा करें जो पैरों का टखना है जिसे टिबिया और फिबुला के बीच देखा गया, या हमारे जबड़े की चर्चा हो, ऊपरी और नीचे दोनों के जाते इसमें बेटा याद रखिएगा, आपने देखा होगा। ये स्थिति ये है। और इनके बीच में आपने जो देखा होगा जो दांत होते हैं, दांत को आपको मैंने पढ़ाया भी है, तीन जो इसके भाग होते हैं, देखिए 3 लेयर और 3 भाग। तो याद रखिएगा इसका जो लास्ट वाला पार्ट होता है दांत वाला, ये, तो ये वाला जो पार्ट है ये आकर के अंदर घुसा रहता है। और जब आप वो कराते हैं क्या बोलते हैं, दांतों का क्या होता है जब दांत खराब हो जाते हैं तो जो कैविटी आके खत्म करते हैं, आरसीटी, जी सर, आरसीटी जो हो, हाँ आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो रूट कैनाल में यही होता है, जो कि हमारे रूट्स ये चलती हैं, इन रूट्स को क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं, इन रूट्स को डैमेज कर देते हैं या पंचर कर देते हैं, जिनकी वजह से इनके अंदर की सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। और इनके अंदर जो हाँ सर जो हमारा ये होता है मैंडिबल जॉइंट, जबड़े का जॉइंट, कौन सा, हेलो सर, जबड़े का, मैंडिबल टू स्कल। सर ये थोड़ा स्लाइटली भी होता है क्या, स्लाइटली मोबाइल? नहीं स्लाइटली नहीं है, वो हिंज ज्वाइंट का एक उदाहरण है, हिंज है वहां पे। इसको जब यहां से आप बनाएंगे ना, इसको जब यहां से ले आएंगे, ऐसे में देखेंगे कि जो आपका वो है क्या है, फ्रंटल है, उस फ्रंटल के बीच में जब जाके आपका जबड़ा फिक्स होता है। और एक बात समझे, ऊपर का जबड़ा तो इसी में फिक्स होता है हमारी खोपड़ी में, वो तो क्या फिक्स ज्वाइंट का उदाहरण है वो, क्योंकि उसी में रिजिड है। लेकिन जो नीचे का जबड़ा है, नीचे का जबड़ा है वो क्या चलायमान ऐसे से जो गति करता है नीचे वाला करता है। तो जो नीचे वाला है जो यहाँ से आकर के कह लो कि हमारे पेरेंटल से जुड़ता है, अगर ये पेरेंटल नीचे पे आता तो पेरेंटल अगर यहाँ जोड़ता ये, तो यहाँ पे जो ज्वाइंट आप देखेंगे ये हिंज देखेंगे, अभी आगे पढ़ाएंगे। और यहाँ पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की मूवमेंट होती है। इतना समझ में आया कि नहीं, अचल जोड़ समझ में आया कि नहीं, पहले बता दे तब आगे की तरफ बढ़ू। जी सर, है ना, देखिए प्रश्नों को तोड़ मरोड़ के थोड़ा सा पढ़ते जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा है तो आसान, दिक्कत सिर्फ देखने की जरूरत है। एक बार याद हो गया, दांत वाला जो बता रहे थे, हाँ दांत में, दांत तो सीधा सीधा बताया ना, वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट वो तो अलग की चर्चा, वो तो इससे रिलेटेड नहीं है। वो मैंने सिर्फ चर्चा ये की कि जो आपके दांत होते हैं वो ये वाला जो पार्ट है ये फिक्स ज्वाइंट का उदाहरण है, ये वाला
नहीं सर, वो जोड़ा 3 करके परत जो और है 3 वो बता रहे थे ना। वो बेटा उसमें जाके चाहे देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में आपने देखा होगा कि जो उसकी चर्चा मैंने की है पीछे वाले क्लास में, किसके क्लास में, एनाटॉमी की क्लास में। और एनाटॉमी में एक बार जाएंगे तो हमने सारे चैप्टरों को बहुत मतलब कि ध्यान से पढ़ाया है। और कोई ये कह दे कि सर वहां पे हमको नहीं आया या समझ नहीं पाए थे, तो समझ लो कि फिर हमारा पढ़ाना बेकार है। क्योंकि हमने उस चैप्टर को बहुत बाकायदा और अंदर में डीप जाके समझाने का प्रयास किया है। और अगर कभी भी वहां की वीडियो आप लोग देखेंगे तो ये तो नहीं कह पाएंगे, हमको लगता है कि ये वाला पार्ट या कोई भी एनाटॉमी का कोई चैप्टर कि सर ये हमारी समझ में नहीं आया या हम मतलब कि समझने में नाकाम रहे, ऐसा कभी हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर चर्चा की विषय आपने कर दी है तो 1 मिनट का पॉइंट आपको और समय देता हूँ और बता देता हूँ, क्योंकि आपने पूछ लिया है। चैप्टर टॉपिक यहाँ का नहीं है, फिर भी मिटाने वाला कहाँ गया इंस्ट्रूमेंट भाई हमारा। एक मिनट, चलिए यही मैं बता देता हूँ, आप ऐसे ही देखते रहिएगा। उसको मैंने स्क्रीनशॉट लिया तो इसलिए मैं खत्म करता हूँ। अगर बात की जाए कि हमारे दांत की, तो दांत में अगर 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि दांत के कितने भाग होते हैं, एक ये प्रश्न आता है। और कभी कभी पूछा जाता है दांत की कितनी लेयर होती है। तो 2 तरीके के प्रश्न है बेटा। अगर टीथ की चर्चा करें आप, तो एक होती बेटा लेयर की चर्चा और एक होती इसके पार्ट की चर्चा या भाग की। तो अगर लेयर की चर्चा करें बेटा, तो आपने देखा होगा पूछा था सबसे पहली परत क्या है। ऐसे देखें, नंबर 1 2 3। तो सबसे ऊपरी लेयर की चर्चा होती सबसे कठोर, तो उसे ही क्या बोलते हैं, हार्डेस्ट पार्ट, इनेमल। इनेमल जो है व्हाइट वाला कलर सबसे ऊपर, सबसे कहते हैं कि हमारे पूरे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, उससे ज्यादा कठोर कुछ है ही नहीं। दूसरा पार्ट जो आता है बेटा वो डेंटाइन का आता है। डेंटाइन की चर्चा होती है। अगर एक दांत हम बना दे यहाँ पे, तो आपने देखा होगा ऐसे आता है दांत, ऐसे होता है और ऐसे ये जड़ की तरफ घुस जाता है, जड़ में। तो ये सबसे ऊपरी लेयर होती। दूसरी लेयर की चर्चा करें तो ये ऐसे होता है, ऐसे होता है और ये ऐसे घुस जाता है, दूसरी लेयर। और तीसरी होती जो जिसमें रूट्स वगैरह होती है, तो वो ऐसे होते, ऐसे। और ये लास्ट वाली लेयर, ये वाली हमने बनाई है, ये वाली लेयर जो बनाई है, इसी लेयर के अंदर हमारी वेन्स वगैरह हैं, जो हमारी आर्टरी है और जो हमारी वेन्स है, इसी के अंदर से क्या करती है, होती है। और जब स्टेंस, गड्ढे या कल जो कैविटी है, यहाँ से गड्ढा करते करते जब यहाँ तक आ जाता, तब हमको दर्द होता है। यहाँ पे खाते हैं तो कुछ दर्द। सोचो कि कीट पतंगे कितना तेज हैं, या उनका कह लो कि जो मतलब पावर है कितना तेज है, कि हमारे बॉडी का सबसे जो मेन पार्ट है, सबसे हार्डेस्ट इनेमल है, उसको भी वो डैमेज कर देती है। दूसरा डेंटाइन है बेटा। और तीसरा ये वाला जो पार्ट है, इसे पल्प बोलते हैं, पल्प। ये प्रश्न आपके एग्जाम में यूपीटीजीटी में ही पूछा गया है। और इसके जब भाग की चर्चा होती है, तो ये क्योंकि सिंहासन जैसा बना है, इसलिए पहले को क्राउन बोलते हैं। अब ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, तो ऊपर जो ढका पार्ट है क्राउन है। उसके बाद दूसरा ये वाला पार्ट क्राउन का है। ये वाला पार्ट जो ऐसे होता है, ये थोड़ा गड्ढा की तरफ जाता है, ऐसे गड्ढे की तरफ जाता है, इसको नेक बोलते हैं। तो पहला बेटा क्राउन हो गया, दूसरा हमारा नेक हो गया, और तीसरा जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला, ये रूट है, रूट है। जो लोग ना समझ पाए होंगे, एक बार यहाँ पे देखेंगे सिर्फ दांतों की स्थिति को। नीचे से ऐसे होता है, थोड़ा बीच में नेक होती है, और लास्ट में दांत ऐसे होता है, थोड़ा ऐसे। फिर ये सेम स्थिति यहाँ बनती है, और ऐसे होकर के ये अंदर तक जाता है। तो पहला पार्ट ये वाला होता है, दूसरा पार्ट ये वाला होता है, और तीसरा जो रूट्स वाला होता है, 3। ये है क्या बेटा, ऊपर से नीचे के भाग। लेकिन जब परत की बात होती है, तो पहली परत आपको ये दिख रही है, दूसरी परत ऐसे ही सेम इसके अंदर से ऐसे आपको दिखेगी, ऐसे दिखेगी दूसरी। और जो तीसरी वाली परत होगी, वो आपको यहीं से ऐसे हो करके ऐसे होकर लौट आएगी।
और इसी वाले पार्ट में जो ये नीचे मैंने पार्ट बनाया है, इसी पार्ट के अंदर क्या होते हैं बेटा, ये सब आपकी जो आर्टरीज और वेन्स हैं, ये और जब कभी भी आरसीटी होती है दांतों की, तो इसी को कैनाल को काट दिया जाता है, उसे आरसीटी या रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। इस रूट्स को डैमेज कर देते हैं। जब डैमेज कर देंगे, चाहे कुछ भी हो, इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि कीड़े खाएंगे क्या, कीड़ों को चाहिए कुछ ना कुछ मटेरियल, अगर मटेरियल है नहीं तो खाएंगे क्या, वो यहाँ से बंद कर दिया गया। अब ये क्या है, एक तरीके से कैल्शियम का पार्ट है। समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़ता हूं। जी सर, जी सर। हम लोग जिस पार्ट पे आते हैं, प्रश्न जब आ जाता है तो उसको ये होता है कि इसको भी बता के आगे की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन ये है कि है तो सब काम की चीज, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है जो काम की चीज हम लोग नहीं पढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जो टॉपिक होता है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचने लगता है। ये ऐसे में हमारे डाइजेशन का एक पार्ट था, लेकिन यहाँ पे भी इसकी चर्चा थी। आपने ऐसे में गलत नहीं किया, प्रश्न अच्छा था आपका, फिर भी ठीक है। ये बेटा हम लोगों ने अभी जो पढ़ा ना, ये क्या था, ये हमारा जोड़ों के अध्ययन की चर्चा और हमारे फिक्स ज्वाइंट पूरे हो गए। किसकी ज्वाइंट चर्चा चल रही है? फिक्स की चर्चा पूरी हो गई। फिक्स की अगर बात की चर्चा की जाए बेटा, तो अर्धचल या स्लाइटली मूवेबल की चर्चा होती है। स्लाइटली मूवेबल में भी बेटा कई प्रकार के ज्वाइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे में अगर यहाँ की चर्चा हो, हमने कहा सबसे बड़ा पार्ट आपका ये है, इसको अच्छे समझने की जरूरत है। यहाँ से सिर्फ प्रश्न आपके जो पूछे जाते हैं उनको सिर्फ समझना है बस। अगर अविचल संधि की बात की जाए तो इसको स्लाइटली मूवेबल, सेमी मूवेबल, एम्फियोर्थोसिस और कार्टिलेजिनस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा गति करते हैं, ज्यादा गति इनमें होती नहीं है। इसलिए अगर इनकी चर्चा की जाए बेटा, तो यह भी ज्वाइंट्स कहीं बीच बीच में देखने को आपको मिल सकते हैं। ऐसे में एक उदाहरण तो आपको सबसे पहले मिलेगा बेटा, कौन सा, हमने जो कहा था स्टर्नोकोस्टल संधि, जो है जो कोस्टल की संधि है, या कह लो कि स्टर्नम और रिब्स के बीच में जो पाई जाती है। एक आप कर ले यहाँ पे स्टर्नम के साथ स्टर्नम और रिब्स के बीच में, स्टर्नम और रिब्स के बीच में यह संधि जब आपको देखने को मिलेगी तो उसे ही स्टर्नोकोस्टल संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्टर्नोकोस्टल संधि। जो स्टर्नोकोस्टल संधि है वह स्टर्नम और रिब्स के बीच पाई जाती है, और यह थोड़ा सा गतिमान होती है। आप सोचिए, जब आप हवा अपने प्रेशर से अपने रिब्स को फुलाते हैं तो थोड़ा सा चेस्ट ऐसे बाहर की तरफ निकलता है, जिसकी वजह से जब आप आर्मी वगैरह भर्ती के लिए गए होंगे तो वहां 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा जाता है। तो 5 सेंटीमीटर फूल रहा है, इसका मतलब रिब्स कुछ ना कुछ भाग रही ऊपर की तरफ, मतलब चौड़ी हो रही है। और वो इन्हीं की वजह से होता है बेटा, क्योंकि इनके जो ज्वाइंट्स है वो थोड़ा सा चलायमान है। एक तो ये हो गया। अगर दूसरी चर्चा की जाए बेटा, तो इसी में आप दूसरी जो संधि देख सकते हैं वो सिम्फोसिस की। अगर सिम्फोसिस की चर्चा करें बेटा, तो वहां पे भी आपको देखने को मिल जाएगा दूसरी जो है सिम्फोसिस। या सिम्फोसिस को आप ऐसे ही जोड़ सकते हैं बेटा कि जो आपके उनकी अरे जो रीढ़ की हड्डी है, जिसे कशेरुका बोलते हैं, कशेरुक संधि बोलते हैं, तो कशेरुक संधि के अंदर पाई जाएंगी। किसके अंदर बेटा? कशेरुक संधि में। कशेरुक संधि का मतलब है, अगर आप देखें तो ऐसे में ऊपर से शुरू होती, क्योंकि ऐसे में जो 33 मानी जाती कशेरुका, 33 संख्या भी कितनी है? 33। अगर 33 कशेरुका हमारी वर्टिब्रा के अंदर है, तो ऐसे में या कह लो 33 बोन्स जो है हमारे, जब बच्चे छोटे होते हैं तो 33 बोन्स होती है, बाद में घट के आपकी 26 हो जाती, जिनकी सॉरी
हाँ 26 हो जाती है। तो ऐसे में जो 33 की मैं चर्चा कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखें तो इनकी जो स्थिति कुछ होती है जिसे डिस्क बोलते हैं। ऐसे बीच बीच में डिस्क यहाँ से ऐड होती जाती है, फिर अगली यहाँ से निकलेगी, फिर ये डिस्क ऐसे जाकर के यहाँ पे, मतलब इरेगुलर बोन्स का भी एक उदाहरण है ये। तो ये जो यहाँ पे इनकी संधि होती है, इसीलिए जब आप कभी भी जैसे ताड़ासन करते हैं या फ्लेक्सिबिलिटी का कोई मूवमेंट करते हैं तो थोड़ा सा इनमें गति होती है, इसीलिए यह टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, नहीं पैर की हड्डियों की तरह ऐसे बिल्कुल सीधी होती है। तो इनके बीच में जो जोड़ है बेटा सिम्फोसिस वाला, वो कैसा है? अर्धचल ज्वाइंट्स का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण बेटा? अर्धचल ज्वाइंट्स का एक उदाहरण है। चाहे वो जिस भी बोन्स की चर्चा कर ले, चाहे सर्वाइकल की हो, चाहे लंबर की हो, चाहे कॉक्सियल की हो, यहाँ पे आपको ये देखने को आसानी से मिल सकती है। और क्या हो सकता भाई? और एक आध उदाहरण मिल सकता है, उसके अंदर मिल सकता है। जो हिप्स की 3 हड्डियां होती है, हाँ सर हाथ कलाई सर। कलाई नहीं, कलाई कैसे होगा? कलाई तो सर चलायमान हिप्स है। के अंदर। हाँ हिप्स के अंदर, उसको प्यूबिक बोल सकते हैं। प्यूबिक्स। हाँ जो प्यूबिक सिम्फोसिस है, प्यूबिक सिम्फोसिस, वो उसमें आप देख सकते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ। प्यूबिक सिम्फोसिस, जो प्यूबिक सिम्फोसिस है, कुल मिला के अगर यहाँ पे कहा जाए बेटा, तो जो हमारा वो है, क्या बोले उसे, अरे अरे लास्ट वाला पार्ट जहां से क्या बोल, सर जहाँ पे ये तीनों हड्डियां मिलती है आपस में। हाँ 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 बिल्कुल। जब ये पूछा जाता है आपसे कभी कि हमारा हिप्स जो ज्वाइंट है या प्यूबिक ज्वाइंट कितने हड्डियों से मिलकर बना, तो आप 3 हड्डियों का नाम देते हैं कि 3 बोन्स होती हैं। ऐसे में एक बोन्स तो आपकी ये वाली, दूसरी हाँ हिलियम, कह ली कि इलियम, इसियम और प्यूबिस, और ये ऊपर से जो आने वाली आपकी वर्टिब्रा की लास्ट वाली जो है, जिसे क्या बोलेंगे, कॉक्सियल, कॉक्सियल। तो जो कॉक्सियल है ये, जिसे कुछ कसेर बोलते हैं, हाँ वही वही कॉक्सियल ये लंबर। तो एक आपकी लंबर, एक आपकी ये हो, सक्रम, हाँ सक्रम। ऐसे में सैक्रम तो जो आपकी है वो तो है ही है, सैक्रम तो ऊपर का पार्ट है, लेकिन जो आपकी 4 हड्डियां मिल करके एक लास्ट में एक बन जाती है, जिसे कॉक्सियल बोलते हो, लास्ट वाला, जिसे कुछ कशेरुक के नाम से जानते हो। तो क्या वो इसके अंदर घुसी रहती है ऐसे, और ये कशेरुक पे कुछ कशेरुक यही बनती है, ये वाली। तो ऐसे में एक बोन आपकी यहाँ पे, एक बोन यहाँ पे और एक बोन यहाँ पे। यहाँ पे भी जो आपका वो बनेगा, इसे तो प्यूबिक सिम्फोसिस बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फोसिस ही का नाम है। और यहाँ पे जो ज्वाइंट देखने को मिलेगा वो कैसा मिलेगा? अर्धचल मिलेगा। तो चाहे बेटा स्टर्नम और रिब्स की चर्चा हो, चाहे कशेरुक संधि की चर्चा हो, चाहे तो आपकी प्यूबिक सिम्फोसिस की चर्चा हो, तीनों ही जगहों पर आपको कौन सा बेटा? कार्टिलेजिनस, क्योंकि यहाँ भी जो ये ज्वाइंट्स होते हैं ना, कार्टिलेज यहाँ भी होते हैं। इसीलिए कभी कभी जब आप जंप करते हो या तेजी से गिर जाते हो, तो ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे बहुत झटका लगे। आपके हिप्स, आप ऊपर से गिरे, हिप्स के बल गिर जाए, आपको झटका लगेगा, चोट भी लगेगी, लेकिन बहुत दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए कार्टिलेज, जो कार्टिलेज बीच बीच में लगे होते हैं, वो क्या करते हैं? बॉडी के झटकों को भी थोड़ा सा सहन कराते हैं। तो ये बेटा प्यूबिक सिम्फोसिस, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि यह जो देखने को मिल सकता है आपको, यहाँ मैं सीधे सीधे सामान्य भाषा में लिखता हूँ कि हिप ज्वाइंट पे। अब आप इसको समझ लीजिएगा। इसको प्यूबिक सिम्फोसिस बोलते हैं, इसको सिम्फोसिस बोलते हैं, इसको स्टर्नोकास्टल बोलते हैं। तो चाहे स्टर्नोकास्टल की चर्चा हो, चाहे सिम्फोसिस की चर्चा हो, चाहे प्यूबिक सिम्फोसिस की चर्चा हो, तीनों ही ज्वाइंट्स पे आपको अर्धचल संधि देखने को मिलेगी। दोनों क्लियर हुआ कि नहीं?
हेलो, जी सर, जी सर। जी सर। एक मिनट बेटा, मयंक थोड़ा पानी सर लाओ, कहाँ गए? ये पेल्विक जॉइंट था, पेल्विक जॉइंट। हाँ पेल्विक कह लीजिए, हाँ बिल्कुल पेल्विक, आप इसको पेल्विक भी बोल सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है। प्यूबिस में जो पेल्विक जॉइंट है वही पेल्विक जॉइंट का ही उदाहरण है ये। चलो इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। ये जो पेल्विक जॉइंट है वहां भी आपको अर्धचल ही मिलेगा, ठीक है, अर्धचल यहाँ भी मिलेगा। आइए आगे ले चलते हैं आपको। अब दो हमारी क्लियर हो गई बेटा, एक ये क्लियर हो गई, एक ये क्लियर हो गई। सर ये सिम्फोसिस वो रीढ़ की हड्डी है क्या? हाँ हाँ हाँ, रीढ़ की हड्डी है बेटा, रीढ़ की, वही वर्टिब्रा। अच्छा अच्छा, ठीक सर। ठंडा पानी मत लाओ, वैसे लाओ तो गला वैसे बैठ जाता है। ठीक है बेटा, अब आते हैं अपने चल संधि की। कल थोड़ा सा इसकी चर्चा किए थे, आज इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। ऐसे में यह जो यहाँ पे अब जहां हम पहुंचे हैं, यह मुख्य पॉइंट पे अब आकर हम पहुंचे हैं, और यह ज्वाइंट आपको देखने को मिलेगा। एक यार हम लोग एक भूल रहे हैं, ठीक से ज्वाइंट में उसकी चर्चा शायद हम नहीं की, नहीं वो तो ठीक है, वो उसका उदाहरण है। चलिए अब इसकी चर्चा करते हैं बेटा। एक एक को दिखाते हुए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा क्या बेटा, बॉल एंड सॉकेट, बस ठीक। अरे इसके ऊपर से यार पागल हो जाओ। बॉल एंड सॉकेट, क्या बेटा, बॉल एंड सॉकेट नंबर एक। नंबर दो की कल हमने चर्चा की थी बेटा, हिंज की। किसकी बेटा, हिंज जॉइंट की। तो बॉल एंड सॉकेट, दूसरे पे हिंज, तीसरे पे कैंडेलाइट। कैंडेलाइट, चौथे पे पिवट, पिवट, पांचवे पे सैडल, 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 छठवें पे ग्लाइडिंग। कुल मिला के बेटा 6 प्रकार की संधि हमको चल संधि में देखने को मिल सकती है, जो सबकी सब साइनोवियल के रूप में जानी जाएंगी। किसके रूप में, साइनोवियल के रूप में जानी जाएंगी। अब किसी भी संधि को हम आगे पीछे करके या कहीं से भी आगे की तरफ बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा पानी। चलिए, अगर चर्चा किसकी हो बेटा, बॉल एंड सॉकेट की, तो बॉल एंड सॉकेट को आप जानते हैं, इसको चैंपियन जॉइंट के नाम से जाना जाता है, लगभग लोग जानते हैं। कभी कभी प्रश्नों में पूछा भी गया है कि बॉल एंड जो सॉकेट है इसे चैंपियन जॉइंट बोलते हैं। ये क्या बेटा, चैंपियन जॉइंट है। इस जोड़ पे देखा जाए तो बेटा लगभग सभी दिशाओं में गति संभव है, इसीलिए इस जॉइंट को मल्टी एक्सियल बोला जाता है। क्या बेटा, मल्टी एक्सियल जॉइंट के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि यह तीनों दिशाओं में गति कर सकता है। अगर तीनों दिशाओं में गति कर सकता है तो इसका मतलब यह है यहाँ फ्लेक्शन होगा, यहाँ पे फ्लेक्शन है तो एक्सटेंशन भी होगा।
दूसरी बात हो बेटा, यहाँ पे एडक्शन होगा तो यहाँ पे अबडक्शन भी होगा। एडक्शन है तो अबडक्शन भी होगा। यहाँ पे बेटा अगर देखा जाए तो रोटेशन है, तो यहाँ पे देखा जाए बेटा तो रोटेशन के साथ सबसे बड़ी गति सर्कमडक्शन भी है। मतलब कि सभी दिशाओं में गति संभव है, इसीलिए इसको चैंपियन ज्वाइंट के नाम से जाना जाता है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की बात की जाए बेटा तो सजिटल प्लेन में संभव है। अगर एडक्शन अबडक्शन की बात की जाए तो फ्रंटल प्लेन में संभव है। रोटेशन और सर्कमडक्शन की बात की जाए बेटा तो हमारे ट्रांसवर्स प्लेन में संभव है। ये क्या बेटा, ये तो सामान्य सी चर्चा है कि बेटा ये है कहाँ पे। अब अगर इसके विशिष्ट उदाहरणों की चर्चा की जाए कि इस उदाहरण को आप देख कहाँ पे सकते हैं, तो आप इन उदाहरणों को दो जगहों पे आप आसानी से देख पाते हैं अपने बॉडी में। एक तो आप शोल्डर ज्वाइंट पे देख सकते हैं बेटा, मतलब कंधे की संधि। और दूसरा आप इसको कहाँ देख सकते हैं बेटा, हिप में देख सकते हैं। कितना बजा? आप यहाँ पे बेटा देख सकते हो, आप हिप में देख सकते हो और शोल्डर जॉइंट पे देख सकते हो। शोल्डर जॉइंट पे आप देखेंगे तो स्कैपुला और ह्यूमरस के बीच, किसके बेटा, स्कैपुला के साथ ह्यूमरस। और हिप जॉइंट को आप देखेंगे तो जो आपकी इलियम या इसियम या कह लो कि जो हिप की बोन है, हिप की बोन के साथ साथ इस समय इसियम लिखेंगे आप। इसियम के साथ आपका क्या बेटा, जो सबसे बड़ी बोन क्या बोलते हैं इसे, फीमर। इन दोनों के बीच देखेंगे तब ऐसे में बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट आपको दिखेगा। तो बॉडी में सिर्फ दो स्थानों भी इसको आप देख सकते हैं, बाल एंड सॉकेट को, तीसरा स्थान कोई है नहीं। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या क्या है, हमने कहा बाल एंड सॉकेट जो है इसको चैंपियन ज्वाइंट आप बोल सकते हो, इसको आल मूवमेंट वाला ज्वाइंट भी बोल सकते हो। आल मूवमेंट वाला ज्वाइंट, इसको मल्टी एक्सियल बोल सकते हैं क्योंकि आप आल मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है। ऐसे में गति में देखें तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन, रोटेशन, रोटेशन में कई रोटेशन में सारे आ जाएंगे, सरकमडक्शन भी आ जाएगा। शोल्डर और हिप जॉइंट पे आप इसको आसानी से देख सकते हो। तो बेटा देखिए 9:30 बज गया है, खाने का टाइम हो गया सबका, मुझे लगता है कि सबको खाना भी चाहिए, समय लेट ना हो जाए। एक पढ़ा दिया हूं ये वाला, अब यहाँ से कल मैं हिंज, कैंडेलाइट, पिवट और सैडल के साथ ग्लाइडिंग खत्म करूंगा। और साथ ही साथ एक जो आपको अलग सी चीजें मिलेंगी, जो ये नहीं समझ में आ रहा, कुछ लोग जो नए होंगे, जो हमारी लगभग 19 प्रकार की मूवमेंट है जो हमें ज्वाइंट के साथ ही बताना है, तो इसकी भी चर्चा वहां पे हो जाएगी। ठीक है बेटा, आई थिंक कोई दिक्कत है उनसे किसी को? हेलो जी सर, जी सर, छोड़ दिया जाए, खाना खाया जाए? जी सर। सभी को गुड नाइट बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? समझने में किसी को नहीं सर, नए अच्छा। पुराने जो भी है, ठीक है ना? खाली सर वो पुरानी वाले वीडियो नहीं दिख रही है सर, बस बड़ी हो करके वो पता नहीं कब दिखेंगे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में होता बेटा तो ऐसा कुछ भी संभव नहीं है जिसका प्रयास में नहीं करता हूँ। नहीं सर, जैसे लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ जो है ना सर, उसको थोड़ा सा बड़ा करके ना लिखना होता है, तो कभी देखते हैं ना तो दिखता है बड़ा ही नहीं हो रहा हो, तो इसलिए थोड़ा सा वो लगता है दूर से पढ़ा रहे हैं और कुछ। थोड़ा सा वेट करें, ऐसे में वो अपना अपडेट के लिए लगाए हैं, कब कर देते हैं। इसकी वीडियो तो जो कल और आज की है मैं इसको यूट्यूब पे डाल के बड़ा कर दूंगा,
ये आप लोग देख लीजिए, जी जी ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है बेटा? जी सर, जी सर। बंद किया जाए। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड गुड नाइट नाइट सर, जय हिंद सर। फिर मिलते हैं बेटा सेम टाइम। जी सर।